गुड मॉर्निंग बच्चों, बस 2 मिनट वेट करेंगे। अभी करते हैं स्टार्ट क्लास। राइट, तो आज फ्रेश चैप्टर चालू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। एक बार कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस आ रही है आपको और स्क्रीन विजिबल है या नहीं? यस सर, आ रहा है। राइट, चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम्स एक चैप्टर है और इसका भी हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज की क्लास में मोस्टली हम इसकी थ्योरी और जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से धीरे धीरे हम मॉड्यूल के क्वेश्चन और पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम क्या चीज है, इसकी पहले थ्योरी देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं और क्वेश्चन और चैप्टर में इसकी बेसिकली कवरेज क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो भी हमने देखना है। राइट, बात करते हैं जरा। देखिए, a business has to face several risks in its ordinary course, such as loss of assets due to fire, floods, theft, riots, etc. Among with, और मुझे इसमें कहना चाहिए, these losses सर ऑर्डिनरी कोर्स के बाद क्या लिखा है? ordinary course, यहाँ पे क्या ordinary course such as a business has to face several risks in its ordinary course, such as loss of assets due to fire, floods, theft, riots, etc. These losses are result in loss of assets, which also affect temporarily or permanently earning capacity of business. अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। तो देखिए, एक बिजनेस में कई तरीके के लॉस होते हैं, जैसे आग लगना, बाढ़ आ जाना, चोरी हो जाना, राइट्स मतलब कि दंगा फसाद हो जाना। और इस से क्या होता है बेटा कि जो टेंजिबल असेट्स हैं उनको नुकसान होता है। पहले तो टेंजिबल स्टॉक का मतलब है कि आपकी जो बिल्डिंग है उसको, उस पर कोई आपका डैमेज हो गया, राइट।
और उसके बाद कह सकते हैं कि फ्लड्स वगैरह आने से आपका जो बिल्डिंग है, प्लांट और मशीनरी है, स्टॉक है, इसका आपका नुकसान हो गया। तो टेंजिबल असेट्स का नुकसान तो होता ही है, लेकिन अगर ये टेंजिबल असेट डैमेज होती हैं तो टेंजिबल असेट डैमेज होने से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी पे भी फर्क पड़ता है। बिजनेस की अर्निंग अर्निंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ने का ये मतलब है कि बिजनेस की सेल्स रिड्यूस होने लगती है, राइट। क्योंकि बिजनेस सेल्स जनरेट कैसे करता है, फिक्स हमारे जो ये फिक्स असेट्स हैं इनकी हेल्प से। जब एसेट ही नहीं रहेगी तो आप सेल कैसे आप जनरेट करोगे। ट्रांसफर मशीन ही नहीं रहेगा तो आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, ठीक है। जब आपके पास बिल्डिंग ही नहीं रहेगी तो आप स्टोर कैसे करोगे, राइट। तो ये सारे के सारे लॉसेस होते हैं। इससे ना केवल जो फिक्स असेट्स है उस पर फर्क पड़ता है, उसके साथ साथ बिजनेस की जो अर्निंग कह सकते हैं कि मतलब कैपेसिटी है, उसमें भी आपका फर्क पड़ेगा। हेंस देर आर, or I should say hence there is loss of profit also. There is loss of profit also. लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्योंकि अर्निंग फॉर बिजनेस की जो अर्निंग कह सकते हैं कि मतलब कैपेसिटी है वो कम होगी, सेल्स कम होगी, और जितनी सेल्स कम होगी उतना फर्म का प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। अगर आग लगने से पहले मान लीजिए 20 लाख पर मंथ की सेल आपकी होती थी, और आग लगने के बाद आपकी दुकान ही बंद हो गई, मान लीजिए आपके लिए दुकान को दोबारा खड़ा करना पॉसिबल ही नहीं है, फिर क्या होगा कि हर महीने 20 लाख की सेल पर अगर आपको 20% प्रॉफिट होता था, मान लो 4 लाख का प्रॉफिट आपको पर मंथ होता था, तो वो आपका पर मंथ 4 लाख के प्रॉफिट का नुकसान आपको हो रहा है। या 20 लाख की सेल पहले होती थी, लेकिन आग लगने के बाद आपने दोबारा से बेसिकली हिम्मत करी, अपने बिजनेस को दोबारा से चलाया, और अब आप 5 लाख रुपए पर मंथ की सेल करते हैं। लेकिन पहले 20 लाख की सेल होती थी, उस पर 20% 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको मिलता था। अब 5 लाख की सेल आप कर रहे हो पर मंथ, जिसका निकालते हैं अगर हम 20%, तो 1 लाख का प्रॉफिट आपको पर मंथ हो रहा है। तो जो प्रॉफिट पहले 4 लाख था वो प्रॉफिट अब आपका 1 लाख रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर गया है 3 लाख से। तो इन रिस्क से टेंजिबल असेट्स को नुकसान तो होता ही है, उसके साथ साथ बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, बिजनेस का जो प्रॉफिट है, उसका भी नुकसान रहता है, राइट। अब बात करेंगे चैप्टर की कवरेज क्या है सर। चैप्टर की कवरेज में केवल दो तरीके के लॉस डिस्कस किए गए। पहला है लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से स्टॉक का लॉस होता है, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस क्लेम कैसे काउंट करेंगे वो हमने यहाँ पे देखना है। और दूसरा है हमारे पास लॉस ऑफ प्रॉफिट, अर्निंग कैपेसिटी कम होने की वजह से, सेल्स कम होने की वजह से जो प्रॉफिट का नुकसान होता है, उसको हमने कैसे कवर करना है वो हमने इसमें सीखना है, ठीक है। इन दोनों के लिए हम सीखेंगे सेकंड वाला क्या लिखे, लॉस ऑफ? लॉस ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों के लिए हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। इन दोनों के लिए सीखेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो एक लॉस ऑफ स्टॉक है, वो भी ड्यू टू फायर। फायर की वजह से अगर लॉस ऑफ स्टॉक होता है तो उसको कैसे काउंट करना है। स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लासें हमारी लॉस ऑफ स्टॉक में लगेंगी, और फिर नेक्स्ट जो 2 हमारी क्लासें होंगी उसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट करेंगे। 2016 का जो सिलेबस है उसमें एग्जाम में नॉर्मली जो क्वेश्चन आ रहा है वो लॉस ऑफ स्टॉक वैसे सर ही ये आ रहा है। पार्टनरशिप वाला सब्जेक्ट का है क्या? नहीं बेटा, चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम। पार्टनरशिप मैंने भी रोक दिया है क्योंकि वो बड़ा बड़ा चैप्टर है, उसे फिनिश करने में टाइम टाइम लगेगा, तो ओके सर। उसको हम बाद में करेंगे, राइट। ओके, तो एग्जाम में आपका जो 2016 के सिलेबस में जो क्वेश्चन आ रहा है फिलहाल अब तक, वो लॉस ऑफ स्टॉक का ही आया है, ठीक है। लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट भी सिलेबस का पार्ट है और आसान है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कवर करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक भी करेंगे। लेकिन 2016 के सिलेबस में जो भी आपका चल रहा है, इसमें हर बार क्वेश्चन लॉस ऑफ स्टॉक का ही आया है। लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन एक भी बार नहीं आया है, या शायद एक बार पूछा गया बस पिछले 5 क्या नाम है साल में, जब से कोर्स आया है, तो शायद एक बार आया होगा मैक्सिमम। बाकी जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं सब में लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन आया।
लेकिन 2016 से पहले अगर हम 2012 का सिलेबस देखते थे तो 2012 के सिलेबस में लॉस ऑफ प्रॉफिट ही सबसे ज्यादा बार आता था। ओके, खैर करना आपने सारा ही है बेटा, करना आपने सारा ही है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं। चलिए, तो पहले इसमें स्टार्ट करेंगे हम इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, इन ए मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस, stock constitutes major portion of total assets, एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस में स्टॉक का टोटल असेट्स में मेजर पोर्शन होता है। अब मुझे याद दिलाइए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन सा होता है, बताइए, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एनीवन? जो प्रोडक्शन करता है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इनके पास इन्वेंट्री जो होती है वो बहुत टाइप की होती है। इनके पास रॉ मटेरियल होता है, इनके पास WIP होता है, और फिर इनके पास फिनिश गुड्स भी होता है। कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो फिनिश गुड्स में यूज किया जाना है, अभी यूज नहीं हुआ है, उसको रॉ मटेरियल बोलेंगे। कुछ इनके पास स्टॉक ऐसे होंगे जो सेमी फिनिश्ड होंगे, जो आधे कंप्लीट हो चुके हैं और आधे बाकी हैं, राइट। तो उसको बोला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। और कुछ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है जो बन चुकी है लेकिन अभी उसको हमने कह सकते हैं कि उसको अभी हमने बेचा नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें 3 तरीके की वैरायटी आपको मिल जाती है। दूसरा होता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। आप बना बनाया सामान खरीदते हैं और बना बनाया सामान आप बेच देते हैं। जैसे आप दिल्ली से सामान खरीदते हैं और इसको महाराष्ट्र में बेच देते हैं, और जिस रूट में दिल्ली से आपने परचेज किया होता है वैसे ही महाराष्ट्र में बेच देते हैं, उसको हम ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस में जो भी स्टॉक होता है वो स्टॉक इन ट्रेड होता है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है जो एज इट इज बेचने के लिए आप परचेज करते हैं। खैर, इन दोनों तरीके के बिजनेस में इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होती है, स्टॉक बहुत बेसिकली ज्यादा होता है। जितनी इन्वेस्टमेंट असेट्स में आपने करी होती है उसका अराउंड 60% 70% तो आपने इन्वेंट्री में ही किया होता है, ठीक है। तो इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस stock constitutes major portion of total assets. A huge sum of money is invested in inventory. इस इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा पैसा आपका लगा होता है, आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल, जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, राइट। दिस वर्किंग कैपिटल इज रिलीज्ड, ये वर्किंग कैपिटल जो इन्वेंट्री में ब्लॉक हो रखी है, इज रिलीज्ड फ्रॉम इन्वेंट्री आफ्टर सेल्स टू कस्टमर and when its collection is made। और ये वर्किंग कैपिटल आपकी ब्लॉक कैसे होगी, ब्लॉक जो हो गई थी, जो इन्वेंट्री में आपने पैसा लगा रखा है, सपोज आपने 20 लाख रुपए का स्टॉक परचेज किया आपने दिल्ली से, तो कह सकते हैं कि स्टॉक में 20 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई, राइट। अब ये वर्किंग कैपिटल आपकी रिलीज कैसे होगी, आप ये 20 लाख का सामान कस्टमर को आगे क्या करोगे, उसको बेचोगे, डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट भी इसमें आपको अर्न करना है। तो 20 लाख का स्टॉक आपने डिफरेंट कस्टमर को बेचा, सपोज 25 लाख पे बेचा। अब कुछ कस्टमर कैश में सामान खरीदते होंगे और कुछ कस्टमर आपसे उधार में सामान परचेज करते होंगे।
तो आप उन्हें 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी आपकी क्रेडिट, जो भी आपकी पॉलिसी होगी, उस क्रेडिट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे कि उनको टाइम दोगे। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ये पैसा आपके पास कलेक्ट होने लगता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल जो ब्लॉक हुई थी वो धीरे धीरे फिर आपके पास रिलीज हो जाती है, मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाती है। बट मान लीजिए अगर सामान परचेज किया आपने 20 लाख रुपए का, और बेचने से पहले ही आपकी दुकान में अगर आग लग जाती है, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसा होता है कि आपने 20 लाख रुपए का सामान परचेज किया, एक ही दिन में वो सारा सामान तो आपका सेल नहीं होगा, किसी अनफॉर्चुनेट डे ऐसा हुआ कि आपकी दुकान में आग लग जाती है। आग लगने से आपका 20 लाख का सामान जल गया, अगर सारा भी नहीं जला, मान लो 12 लाख का, 15 लाख का सामान जल गया, इसका क्या मतलब हुआ, जो वर्किंग कैपिटल, जो अमाउंट इस स्टॉक के अंदर थी, जो जल गया है, अब वो अमाउंट कभी भी रिकवर नहीं होगी, अब वो राख बन चुकी है। दैट स्टॉक हैज टर्न इनटू एशेस, अब वो एशेस में कन्वर्ट हो गया। तो आपको वो 12 लाख, 15 लाख का जो स्टॉक जला, उसकी वर्किंग कैपिटल हमेशा के लिए धुआं बन के उड़ गई है, अब आपको वो चीज रिकवर नहीं होगी। अब एक बिजनेसमैन के लिए इतना बड़ा लॉस लेना, मतलब 12 लाख का, 15 लाख का लॉस लेना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। तो वो क्या करेगा कि ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट से बचे, वो अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा लेगा। ठीक है, अपने स्टॉक का क्या कराएगा, इंश्योरेंस करवाएगा। इंश्योरेंस कंपनी को उसने कुछ एनुअल प्रीमियम देना पड़ेगा, कुछ चार्जेस उसको देनी देनी होगी, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करेगी सर, इंश्योर्ड करेगी कि अगर कभी आपका नुकसान हो जाता है, कभी आपका स्टॉक अगर जल जाता है, तो हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। ठीक है, तो यही हमने इस चैप्टर में सीखना है कि इंश्योरेंस जो क्लेम है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, वो हमने इसमें सीखना है। तो वापस आते हैं इसमें, दिस वर्किंग कैपिटल इज रिलीज फ्रॉम इन्वेंट्री आफ्टर सेल्स टू कस्टमर एंड व्हेन इज कलेक्शन इज मेड। बट व्हाट इफ inventory is damaged? What if inventory is damaged because of fire before sales are made? In such a case, in such a case, the working capital invested in damaged stock, or I should say destroyed stock, is always is lost forever. हमेशा के लिए वो वर्किंग कैपिटल आपकी चली गई सर, फॉरएवर के लिए वो आपका नुकसान हो गया, रिकवर नहीं होगा। टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जाएगा, टू ओवरकम दिस सिचुएशन अ प्रूडेंट बिजनेसमैन, प्रूडेंट का मतलब समझदार, जो हर चीज सोच समझ के करता है, ठीक है सर, जो हमेशा नेगेटिव अप्रोच लेके चलता है, जो ये मान के चलता है कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, जो इसके लिए तैयार रहता है, उसे पता है कभी भी कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो सकता है। टू ओवरकम दिस सिचुएशन, एक प्रूडेंट बिजनेसमैन क्या करता है, एक प्रूडेंट जो कि हमेशा रिस्क को एसेस करता रहता है, अ प्रूडेंट बिजनेसमैन टेक्स इंश्योरेंस अगेंस्ट स्टॉक, इंश्योरेंस अगेंस्ट स्टॉक, he or she pays the insurance premium, pays the insurance premium, नॉर्मली ये एनुअल बेसिस पे होता है, ऑन एनुअल बेसिस, ऑन एनुअल बेसिस टू एन इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करता है, एंड द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी provides indemnity,
इंडेमनिटी को हम बेसिकली बोल सकते हैं एक तरीके का सुरक्षा कवर। अगर मैं हिंदी यूज करूं तो इंडेमनिटी एक तरीके का सुरक्षा कवर है। ठीक है, कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है हमें प्रीमियम दे दो, अब निश्चिंत हो जाओ। अगर आपके बिजनेस में आग लग जाती है तो आपके नुकसान की भरपाई हम करेंगे। एंड द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स इंडेमनिटी अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक। जो भी स्टॉक का नुकसान होगा उसके लिए एक सुरक्षा कवर प्रोवाइड कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है बेटे। अच्छा जी, हायर द अमाउंट इंश्योर्ड, हायर द अमाउंट, और आई शुड से रिस्क इंश्योर्ड सर अगेंस्ट के बाद क्या लिखे? अगेंस्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक। हायर द अमाउंट और रिस्क इंश्योर्ड, हायर विल बी, हायर विल बी द इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये जो आप एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, ये इंश्योरेंस प्रीमियम आप कितना पे करोगे, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी वैल्यू का स्टॉक, कितनी वैल्यू का अमाउंट या रिस्क आपने इंश्योर्ड करा है। मान लो कि मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ जो दिल्ली में एक छोटा सा एरिया है, सपोज मान लीजिए जिसका नाम है बाड़ी बाड़ी मंदिर, है ना। दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे काली बाड़ी का मंदिर है। तो उसके आसपास के एरिया में सपोज मान लीजिए कि दुकान है कोई, वहाँ पर एक छोटा सा बिजनेसमैन है और वो कहता है कि मेरी दुकान में ऑन एवरेज हमेशा 2 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा रहता है। ठीक है, कपड़े की उसकी दुकान है और वो कहता है कि मेरी दुकान में ऑन एवरेज 2 लाख रुपए का स्टॉक हमेशा पड़ा रहता है। तो कभी अगर आग लग भी जाती है तो मेरा नुकसान मैक्सिमम 2 लाख रुपए का होगा। ठीक है, उसी एरिया के पास एक लग्जरी दुकान भी है, बहुत 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 बड़ी दुकान है कपड़े की। उस दुकान में ऑन एवरेज हमेशा 50 लाख का सामान पड़ा रहता है। वो कहता है मेरी दुकान में हमेशा 50 लाख का स्टॉक हमेशा पड़ा रहता है। कभी आग लग भी जाती है तो उसका मैक्सिमम नुकसान जो होगा वो 50 लाख का होगा। दोनों के दोनों बंदे इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं सेम इंश्योरेंस कंपनी से। एक ने 2 लाख रुपए की पॉलिसी करवाई और एक ने 50 लाख की कराई। मतलब एक ने बोला कि मेरा मैक्सिमम लॉस 2 लाख का हो सकता है तो मैं इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का करवा लेता हूँ ताकि मुझे 2 लाख का क्लेम मिल जाए कभी भी अगर आग लगती है तो। दूसरे बिजनेसमैन ने 50 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया सेम इंश्योरेंस कंपनी से। तो व्हाट डू यू थिंक बच्चों, आपको क्या लगता है ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम किसने दिया होगा? 2 लाख वाले ने दिया होगा या 50 लाख वाले ने दिया होगा? 50 लाख वाले हैं। डेफिनेटली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 50 लाख वाला जो कह सकते हैं कि मतलब इंश्योरेंस कवर है वो क्या करेगा, ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम देगा। तो जितना आप ज्यादा अमाउंट इंश्योर्ड कराते हो, से 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, ज्यादा प्रीमियम आपको देना होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम कोई लाइफ पॉलिसी लेते हैं, अगर आप देखोगे तो लाइफ पॉलिसी में भी ऐसे होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है, एक सम होता है, एक अमाउंट होती है जो पर्सन की डेथ होने के बाद उसके नॉमिनी को मिलती है। वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कुछ भी हो सकती है। अगेन आप जितनी हाई वैल्यू का इंश्योरेंस करवाओगे आपको उतना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे बनाती है वो तो हमने ग्रुप 2 में सीखना है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी बुक में अकाउंट कैसे बनाती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाती है, बैलेंस शीट कैसे बनाती है, वो तो हम ग्रुप 2 में सीखेंगे। अभी यहाँ पर हम इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीख रहे। अभी हम यहाँ पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है जिसने इंश्योरेंस लिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि अगर कोई लॉस अगर होता है तो एक बिजनेसमैन अपने लॉस को किस तरीके से कैलकुलेट करेगा। राइट, तो मैं बात कर रहा था कि जितनी हाई वैल्यू का इंश्योरेंस करवाओगे उतनी ज्यादा वैल्यू का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। अब ये प्रीमियम बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस होता है, बोलो है ना। ये बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में सपोज मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस के स्टॉक का जब इंश्योरेंस करवाया, 4 लाख का लिया मेरा इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आपको हर साल मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का इंश्योरेंस एक्सपेंस देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया। नॉर्मली ये सारे के सारे प्रीमियम एडवांस में जाते हैं। फर्स्ट ईयर में कोई आग लगी नहीं, अच्छी बात है सर। तो मेरा जो 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट था वो तो एक्सपेंस हो गया ना, उसको मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दूंगा।
अगले साल फिर से क्या होगा सर, सपोज मान लो कि दोबारा से मैंने क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, फिर से मैंने पे करा, अगेन फिर से आग नहीं लगी, तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट डेबिट हो जाएगा। इनफैक्ट आग लगे या ना लगे, जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेसमैन पे करेगा उसको हर साल वो क्या करेगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट कर देगा। हर साल उस इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देगा। जिस ईयर में आग लग जाती है, जितने का लॉस होगा एक्चुअल में वो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। अगर 4 लाख का स्टॉक दुकान में पड़ा रहता है हमेशा, 1 लाख का स्टॉक जल गया तो 1 लाख का स्टॉक भी अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। तो जिस शेयर में आग लगेगी उस साल इंश्योरेंस प्रीमियम तो डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसके अलावा जो लॉस हुआ है 1 लाख का वो भी प्रॉफिट लॉस में डेबिट होगा, और उसके अगेंस्ट जितना क्लेम मिल गया वो क्लेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, खैर पहले हम इस मुद्दे को बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस है। अब कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, अंडर इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो अंडर इंश्योरेंस करवाते हैं। वो ये कहते हैं कि सपोज जो बिजनेसमैन है जिसकी दुकान में हमेशा 50 लाख का सामान पड़ा रहता है, वो कहता है कि भाई मेरी दुकान में अगर आग लगेगी तो मैक्सिमम नुकसान 50 लाख का हो सकता है, लेकिन जब आग लगने लगेगी तो क्या मैं खाली बैठा रहूंगा, क्या मैं अपने स्टॉक को जलते हुए देखूंगा। अगर आग लगनी स्टार्ट हो जाती है तो क्या मैं अपनी स्टॉक को जलते हुए देखूंगा, मैं भी तो कुछ अपने एफर्ट दूंगा अपने स्टॉक को सेव करने के लिए। तो हो सकता है कि उस दुकानदार ने क्या कर रखे हैं कि अपने दुकान में फायर अलार्म लगा रखे हैं। जैसे ही कोई बंदा अगर स्मोक भी करता है तो वो अलार्म बजने लगता है, तो आग तो छोड़ो, जैसे ही थोड़ा सा धुआं निकलेगा स्मोकिंग का अलार्म बजने लगेगा, तो वहां पे क्या करेगा कि मालूम चल जाएगा कि भाई आग लगना स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा उस क्या नाम है दुकान में आग को कह सकते हैं कि मतलब आग को बेसिकली मतलब बुझाने के लिए वो लाल कलर के जो होते हैं ना बेटा सिलेंडर गैस वाले, वो भी एप्रोप्रिएट प्लेस पे लगा रखे हैं, उसने सफिशिएंट जो चीजें हैं सिलेंडर है वो उसने लगा रखे हैं एप्रोप्रिएट प्लेस पे। उसको लगता है कभी आग भी लगेगी तो फटाफट से सिलेंडर निकालेंगे और उससे गैस निकालेंगे, आग को मतलब बुझा दिया जाएगा। इसके लिए उसने एम्प्लॉय को प्रॉपर डेमो भी दे रखा है, प्रॉपर बेसिकली जो ट्रेनिंग है वो भी दे रखी है, उस पर भी खर्चा वर्चा उसने किया होगा। इसके अलावा उस दुकान की छत पे एक ओवरहेड टैंक है, और ओवरहेड टैंक कुछ इस तरीके का है कि जैसे आग लगेगी बस एक बटन दबाना है और उस ओवरहेड टैंक से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो सारे के सारे कह सकते हैं मतलब फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वहां पर पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आग वगैरह लगने की जो स्पीड है वो आपकी कम हो जाएगी। तो बिजनेसमैन कहता है वो जिसके दुकान में हमेशा 50 लाख का सामान पड़ा रहता है कि यार मैं 50 लाख का इंश्योरेंस करवाऊं क्यों, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रोटेक्शन ले रखे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 50 लाख का सामान पूरा जल जल जाएगा। मैंने कुछ एडवांस मेजर्स कुछ प्रिकॉशंस पहले से लिए हुए हैं। तो उसने अपना एस्टिमेट किया कि मेरा नुकसान कभी भी 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑल्दो मेरी दुकान में सामान 50 लाख का पड़ा रहता है, बट इन एनी केस आग की कह सकते हैं कि मतलब सेवेरिटी कितनी भी हो जाए, उसने एस्टिमेट किया या वो अपने एक्सपीरियंस से कहता है 20 लाख से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। जब नुकसान मैक्सिमम 20 लाख का होगा तो मैं इंश्योरेंस 50 लाख का क्यों करवाऊं, मैं इंश्योरेंस 20 लाख का ही करवाऊंगा। क्योंकि अगर 50 लाख का मान लीजिए वो इंश्योरेंस करवाता है, और मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम है कि जो सम आप इंश्योर्ड करोगे, मान लीजिए जो सम इंश्योर्ड करोगे आपको उसके ऊपर उसके ऊपर 1% का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। मान लो मैंने ऐसे ही मान लिया, अगर मैं 50 लाख का 1% निकालता हूँ तो इसका ये मतलब हुआ आपको 50,000 का प्रीमियम हर साल देना पड़ेगा, राइट। अगर आप 20 लाख की पॉलिसी कराते हो, इंश्योरेंस करवाते हो, तो 20 लाख का 1% आपको 20,000 का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन कहता है वाई पे एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों पे करूं जब मेरा मैक्सिमम लॉस 20 लाख का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। तो वो 50 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिर्फ 20 लाख का ही इंश्योरेंस करवाता है। तो इस सिचुएशन को हम अंडर इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपकी है उसकी वैल्यू ज्यादा है, इंश्योरेंस आपने कम वैल्यू का करवाया है, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, इसलिए उसको अंडर इंश्योरेंस बोला जाएगा, राइट। अब सर मान लीजिए एक दिन दुकान में सही में आग लग जाती है,
दुकान में सही में आग लग जाती है सर, कोई ऐसा बुरा दिन आया दुकान में सही में आग लगी, दुकान में सही में आग लगी तो दुकान में 16 लाख का उसका सामान जल गया, 16 लाख का सामान उसका जल गया, और वो ये मान के चला था कि मैक्सिमम लॉस 20 लाख से ज्यादा नहीं होगा, और उसकी बात सही भी निकली। केवल 16 लाख का सामान ही, 16 लाख का सामान ही एक्चुअल में क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। तो वो बिल्कुल रिलैक्स है, कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी विजडम इतनी अच्छी है, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि देखो मैंने इंश्योरेंस केवल 20 लाख का करवाया, बेकार में 50 लाख का करवाता, फालतू प्रीमियम जाता, 20 लाख का मैंने इंश्योरेंस कवरेज लिया हुआ है और 16 लाख का नुकसान हुआ है बस, तो इतना 16 लाख का इंश्योरेंस क्लेम तो मुझे कंपनी से मिल जाएगा। वो क्या करेगा, आराम से किसी दिन उठेगा, आपकी कोई टेंशन नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी को रिलैक्स होकर फोन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरी दुकान में आग लगी है। इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बोलेगा सर हमें बिल्कुल पता है, आप बहुत इस एरिया के बड़े नामी बिजनेसमैन हो, हमने न्यूज़ में देख लिया था, हमने न्यूज़ में देख लिया था और क्या नाम है अखबार में भी पढ़ लिया था, हाँ आपकी दुकान में आग लगी है, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर इंश्योरेंस कंपनी को आप बताते हो कि मेरा 16 लाख का नुकसान हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है हाँ सर बिल्कुल नुकसान 16 लाख का हुआ है, हमने लॉस की असेसमेंट भी कर ली है, ठीक है आप तो आज सुबह उठे हो, हमने अपना बंदा भेज दिया था, उसने लॉस की असेसमेंट भी कर ली है, वी आर वेरी फास्ट, हम अपने इंश्योरेंस क्लेम को बहुत जल्दी सेटल करने के लिए जाने जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका 16 लाख का लॉस होगा। तो फिर आप कहते हो बहुत अच्छी बात है, अब ये बताओ 16 लाख की पेमेंट कब करोगे। अब इंश्योरेंस कंपनी का पर्सन बोलेगा सर 16 लाख की पेमेंट तो नहीं होगी, पेमेंट सर 16 लाख की नहीं होगी। आप थोड़ा गुस्से में आ जाओगे, कैसे, आप बोलोगे बताओ मेरा इंश्योरेंस कवर कितने का है, एजेंट बोलेगा 20 लाख का है सर, मेरा लॉस कितने का हुआ है, 16 लाख का हुआ है सर। तो भाई जब मेरा लॉस इंश्योर्ड अमाउंट के अंदर ही हुआ है, 20 लाख की अमाउंट इंश्योर करी थी और 16 लाख का नुकसान हुआ है, तो आप 16 लाख की पेमेंट करने से क्यों मना कर रहे हो, मुझे पूरा 16 लाख की पेमेंट करोगे। अब इंश्योरेंस एजेंट क्या बोलेगा, इंश्योरेंस एजेंट बोलेगा ई चलबे ना, बंगाली में बोलते हैं ना ये नहीं चलेगा, वो मैंने एक नाटक आता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें सुना था एक बार, ऐसे बोलते हैं विशाल या बेटा कैसे बोलते हैं बताओ जरा एक बार, ई चलबे ना या हाँ এটা सर। চলবে না স্যার, এটা হবে। हाँ हाँ ऐता चलबे ना ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट। हाँ सर। तो ये नहीं चलेगा, तो दुकानदार ने बोला ये नहीं चलेगा तो फिर क्या चलेगा, तो वो समझाएगा, देखो वो उसको ऐसे समझाएगा, बोलेगा भाई साहब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, तो बिजनेसमैन बोलेगा 50 लाख। अच्छा जी, आपने इंश्योरेंस कितने का लिया, इंश्योरेंस लिया आपने 20 लाख का, इंश्योरेंस लिया आपने 20 लाख का, ठीक है सर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपने 20 लाख का इंश्योरेंस लिया अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 50 लाख, तो हम कह सकते हैं कि आपने 20/50 इंटू 100, आपने केवल 40% प्रोडक्शन लिया था, कैसे बोल बोल सकते हैं नहीं, 50 लाख का स्टॉक दुकान में पड़ा रहता है, इंश्योरेंस केवल 20 लाख का कराया, तो आपने जो प्रोडक्शन लिया है वो केवल 40% लिया है, बोलो हाँ या ना, यस सर। बोलो बेटा, बाकी लोग बताओ। हाँ सर। ये कुछ ऐसे हुआ कि आपने पूरी बॉडी का इंश्योरेंस नहीं करवाया, आपने बस पैर का करवाया इंश्योरेंस, कि अगर पैर की हड्डी टूट जाती है तो उसका क्लेम मिल जाएगा, बट व्हाट इफ पैर की हड्डी नहीं अगर टूटती है, अगर सर फूट गया आपका, है ना, भगवान ना करे ऐसा हो, आपके सर में चोट लग गई, आपके हाथ में चोट लगी, अब क्या होगा, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपके पैर इंश्योर्ड थे, सर की और हाथों की बात तो हुई नहीं थी। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, प्रॉपर्टी आपकी 50 लाख की थी, इंश्योरेंस आपने 20 लाख का लिया, तो आपने केवल 40% कवरेज लिया है, अगर आपका लॉस 16 लाख का हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी अब 16 लाख का 40% निकाल देगी, 16 लाख का 40% अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, हाउ मच इट शुड बी, 6.4 लाख, इज इट, बताओ बच्चों इतना आएगा या नहीं आएगा। यस सर, यस सर। एक्चुअल लॉस हुआ 16 लाख का, ये एक्चुअल लॉस है राइट, एक्चुअल लॉस हुआ है 16 लाख का, इंश्योरेंस कंपनी केवल 40% देगी, 6.4 लाख आपको दे देगी, तो 16 लाख के लॉस के अगेंस्ट आपको सिर्फ 6.4 लाख का क्लेम मिलेगा, बाकी का जो लॉस हुआ वो आपको खुद बियर करना पड़ेगा, बाकी का लॉस आपको खुद बियर करना पड़ेगा। तो जब इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके से लॉस को कैलकुलेट करती है तो इसको हम एवरेज क्लॉज के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज उस सिचुएशन में अप्लाई होता है जब आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया,
जब आपने क्या करवाया हो, अंडर इंश्योरेंस करवाया हो। एवरेज सर क्लॉज, हाँ जी बेटा, हाँ, अगर वो 25 लाख का ही मतलब इंश्योरेंस करता, उस पे भी क्या 40% में होता? अगर इंश्योरेंस 25 लाख का होता फिर ये परसेंटेज कितनी होती? 25 लाख का इंश्योरेंस कराया अगेंस्ट प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 50 लाख, फिर कितना आता है? 50%। फिर आप 16 लाख का 50% निकाल देते, कितना मिलता? 8 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता, बाकी उसको बियर आपको करना करना पड़ता। तो आपको परसेंटेज आपको निकालनी पड़ेगी कि आपने कवरेज कितनी ली है। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है ना, ये मान लो ये मोबाइल की बैटरी है, अगर ये पूरी भरी हुई है तो इसका मतलब आपने 100% कवरेज लिया हुआ है। लेकिन अगर मोबाइल की ये बैटरी है और आप सपोज 50% कवरेज ले रहे हो, तो फिर लॉस का 50 ही परसेंट आपको मिलेगा। अगर उसने 30 लाख का इंश्योरेंस लिया होता अगेंस्ट वैल्यू ऑफ 50, तो 30/50 निकालते इंटू 100, कितना आएगा? 60%। तो जो भी लॉस होगा उसका मिल जाएगा 60%। मतलब प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा आपको, और प्रपोर्शन के हिसाब से आपका लॉस का क्लेम निकाला जाएगा। बताओ बात क्लियर है या नहीं? हाँ सर, क्लियर है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि भाई अगर अंडर इंश्योरेंस होता है तो लॉस हम दोनों ने मिलकर बांटना पड़ेगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कुछ लॉस मैं बियर करूंगा, कुछ लॉस आप बियर करो अपने आप। जैसे कि अगर 40% कवरेज है, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी 16 लाख का नुकसान हुआ है ना, तो 6.4 लाख का लॉस मैं बियर करूंगा, और बाकी का जो लॉस बचेगा 16 माइनस 6.4 विच वुड बी 9.6 लाख, वो आप क्या करो, बियर करो। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है अगर कोई पर्सन अंडर इंश्योरेंस करवा रहा है तो जितना पोर्शन वो इंश्योर्ड नहीं कराता, जैसे 50 लाख में से उसने केवल 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया, 30 लाख का इंश्योरेंस उसने नहीं करवाया, जो 30 लाख का इंश्योरेंस नहीं करवाया उसने, उसको हम सेल्फ इंश्योरेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेल्फ इंश्योरेंस बोलेंगे। इसमें ये एज्यूम कर लिया जाता है कि वो 30 लाख का इंश्योरेंस बिजनेसमैन अपने आप कर रहा है, और उस 30 लाख का जो प्रीमियम बनता होगा जो उसने कंपनी को नहीं पे किया, वो 30 लाख का प्रीमियम उसने अपने आप को पे किया है। तो जब लॉस होगा तो सर 2:3 में पार्टनरशिप हो जाएगी। 2:3 कैसे आया? 20 लाख जो कंपनी से इंश्योर्ड कराया, 30 लाख जो कंपनी से इंश्योर्ड नहीं किया, मतलब खुद इंश्योर्ड किया। मान लो कि वो 30 लाख का सामान उसने खुद इंश्योर्ड किया है, तो 20 लाख और 30 लाख का रेशियो निकालते हैं तो 2:3 आता है। अब जो भी लॉस होगा, मान लो लॉस हुआ 16 लाख का, 16 लाख के लॉस को 2:3 में बांटा जाएगा। आप उसी 16 लाख का क्या निकालोगे? 2/5 निकालोगे। उसी 16 लाख का आप 2/5 निकालोगे, बन जाएगा 40%, 6.4 लाख वो कंपनी पे करेगी, और बाकी उसी 16 लाख का 3/5 निकालोगे। जो 3/5 बचा वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी, वो आप अपने आप को पे कर रहे हो, है ना? तो अंडर इंश्योरेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेसमैन ने सेल्फ इंश्योरेंस करवाया। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। राइट। तो अगर अंडर इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी प्रोपोर्शनेट क्लेम ही देगी, और जो वो प्रोपोर्शनेट क्लेम होगा वो एवरेज क्लॉज के केस में अप्लाई हो जाता है। चलिए तो इसमें लिखाते हैं तो इसके बारे में और। जी, इन ऑर्डर टू मेक सेविंग्स ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में सेविंग करने के लिए, उसको बचाने के लिए, some businessmen choose for under insurance, और आई शुड से सेल्फ इंश्योरेंस, है ना? जितना अंडर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मतलब रिमाइंडर पार्ट के लिए वो सेल्फ इंश्योरेंस दे रहे हैं। उनको खुद पे भरोसा है, किसी बिजनेसमैन को भरोसा था कि 20 लाख से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, तो 30 लाख को बचाने की गारंटी वो अपने आप को दे रहे हैं। In order to make savings on insurance premium, some businessmen choose for under insurance, or I should say self insurance. Under insurance means
कि जो सम आपने इंश्योर्ड किया है वो होता है लेसर देन वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, या इसको हम वैल्यू एट रिस्क भी बोलते हैं। कितना नुकसान मैक्सिमम हो सकता है, आप उससे कम का पॉलिसी लेते हो। जैसे मेरे एग्जांपल में आपने 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया, तो सम इंश्योर्ड आपका 20 लाख था, सम इंश्योर्ड मान लीजिए 20 लाख था, और मैक्सिमम लॉस दैट कैन हैपन वो 50 लाख था। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, अंडर इंश्योरेंस बोला जाएगा। इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, in case of under insurance company applies सर वैल्यू ऑफ रिस्क सर 50%। 50 लाख, जैसे मेरे एग्जांपल में था ना कि 20 लाख का सम आपने इंश्योर कराया और 50 लाख का बेसिकली आपका मैक्सिमम लॉस था। आपकी दुकान में स्टॉक हमेशा 50 लाख का पड़ा रहता है, तो मैक्सिमम लॉस 50 लाख का हो सकता था, बट आप इंश्योरेंस 20 लाख का ही करवा रहे, तो कम वैल्यू का इंश्योरेंस करवाया है, तो इसको अंडर इंश्योरेंस बोला जाएगा। In case of under insurance, insurance company applies average clause। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, एवरेज क्लॉज अप्लाई करती है। इट इम्प्लाइज दैट, जिसका क्या मतलब है, इंश्योरेंस कंपनी would bear or compensate proportionate loss only। वो केवल प्रोपोर्शनेट लॉस को ही क्या करेगी, बियर करेगी। कैसे सर, एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन दुकान में कितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ था, तो मान लीजिए 50 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ था, है ना। तो जिस दिन आग लगी उस दिन 50 लाख का स्टॉक दुकान में था। स्टॉक सैल्वेज्ड, सैल्वेज का मतलब हो गया स्टॉक सेव्ड, कितना स्टॉक आपने बचा लिया, जो आपका नुकसान नहीं हुआ। तो मान लीजिए आपने 34 लाख का स्टॉक बचा लिया, 50 लाख का स्टॉक दुकान में पड़ा था जिस दिन आग लगी, जिसमें से 34 लाख का स्टॉक आपने बचा लिया। फिर कहता है सम इंश्योर्ड जो है वो 20 लाख का है। 20 लाख का आपका बेसिकली सम आपका इंश्योर्ड है। कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट विद इंश्योरेंस कंपनी। लॉस का मतलब है जो इंश्योरेंस कंपनी के पास हमारा क्लेम बनता है वो कितना है, वो आपको निकालना है ना। लॉस का मतलब कह सकते हो कि फाइल करना, कितना अमाउंट की क्लेम आप मांगोगे, क्योंकि ये बिजनेसमैन को भी पता होता है कि भाई एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। ठीक है, बिजनेसमैन को भी पता है, तो बिजनेसमैन सीधे बोल देता है इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई मेरा जो भी क्लेम बनता है दे दो। उसे पता है कि ये लोग एवरेज क्लॉज अप्लाई करके ही देंगे, क्योंकि मैंने 100% इंश्योरेंस नहीं करवाया। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक आपका 50 लाख का है, स्टॉक सैल्वेज 34 लाख का है, सम इंश्योर्ड आपका 20 लाख का है। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट विद इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप 1 लगाएंगे, इसमें चेक करेंगे, चेक इफ एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। ठीक है, चेक करेंगे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। तो यहां लिखेंगे हम स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर। सर सम इंश्योर 20 लाख के नीचे क्या लिखा है?
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ड, LODGED। लॉस का मतलब फाइल करना, डिमांड करना विद इंश्योरेंस कंपनी, LODGED। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट विद इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से आप कितना क्लेम मांगोगे वो आपने बताना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे सर? पहले बताएंगे स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर कितने। जिस दिन दुकान में आग लगी, दुकान में 50 लाख का सामान था। सम इंश्योर्ड, आपने इसके अगेंस्ट कितने की पॉलिसी ली हुई? 20 लाख के लिए। अब बताइए कि सर अंडर 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 इंश्योरेंस है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? अंडर इंश्योरेंस है या नहीं है? यस सर। है सर। ठीक है, आप बोलोगे सिंस सम इंश्योर्ड इज लेसर देन वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क का मतलब स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर। ठीक है, स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर, हेंस देयर इज अंडर इंश्योरेंस। यहाँ अंडर इंश्योरेंस करवाया गया। सो एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। स्टेप सेकंड करोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। कितने का नुकसान हो गया? 50 लाख का स्टॉक दुकान में पड़ा हुआ था। ठीक है, 50 लाख का स्टॉक दुकान में पड़ा हुआ था, जिसमें से हमने 34 लाख का सामान बचा लिया। 34 लाख का सामान बचा लिया। मुझे 16 लाख का बताइए लॉस। नुकसान कितने का हुआ? 16 लाख का। करेक्ट है बिल्कुल। तो मैं लिखेंगे स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर 50 लाख, लेस करेंगे स्टॉक सैल्वेज। कितना स्टॉक बचाया आपने? 34 लाख। कितना डैमेज हो गया? लॉस ऑफ स्टॉक, ये हो गया आपका 16 लाख। स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट। कितना इंश्योरेंस क्लेम आप डिमांड करोगे, कितना इंश्योरेंस क्लेम आप डिमांड करोगे इंश्योरेंस कंपनी से? अब इसकी कैलकुलेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस कवर की परसेंटेज क्या है? तो इसका फॉर्मूला होगा सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर इनटू 100। सब इंश्योर्ड 20 लाख का है, प्रॉपर्टी ऑन डे ऑफ फायर 50 लाख की थी, इनटू 100, तो 40% कवर आपका बन के आता है। तो इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो सर अब क्या करोगे? एक्चुअल लॉस पे परसेंटेज इंश्योरेंस कवर अप्लाई कर दोगे। एक्चुअल लॉस कितना आया और आपने उसके अगेंस्ट कितना कवरेज लिया था? एक्चुअल लॉस आया है कितने का बेटा? 16 लाख का। परसेंटेज कवरेज आपकी 100% नहीं है, आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया है, आपने कम प्रोटेक्शन लिया है, तो उसी रेशो में आपको लॉस का अमाउंट रीइंबर्स होगा। 16 लाख का 40% निकाल देते हैं तो 6.4 लाख। तो ये फाइनल अमाउंट आपकी बन के आती है। बताना बात समझ में आई या नहीं?
सर सम इंश्योर्ड का हाँ जी। 40% निकलेगा, इसका निकलेगा? नहीं, जितने का लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस आपका 20 लाख का हुआ है, उसका आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 20 लाख का नहीं, 20 लाख का 40% निकालोगे तो 16 लाख ही आ जाएगा। फिर तो उसका 16 लाख का ही नुकसान हुआ और 16 लाख के उसको मिल गए, फिर तो पूरे पूरे मिल गए। तो लॉस लॉस पे निकालेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर 1 लाख का नुकसान हुआ होता, मान लो अगर 1 लाख का स्टॉक जला होता और हम 20 लाख पे निकाल देते, तो 20 लाख का 40% कितना आ जाता? 8 लाख आ जाता। फिर तो ये होता कि भाई 1 लाख का लॉस हुआ, 8 लाख का क्लेम मिल गया। तो ऐसे कैसे आपका पॉसिबल है? क्लेम जो मिलेगा वो या तो लॉस के बराबर मिलता है या उससे कम कम मिलेगा, है ना? थोड़ा स्टेप 1 के लिए दिखा दीजिए। कौन सा पॉइंट? स्टेप 3। स्टेप 1। हाँ, स्टेप 1 देखो। स्टेप 1 में चेक करते हैं हम कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अगर अंडर अंडर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। अगर एवरेज क्लॉज नहीं नहीं एप्लीकेबल होता, ऐसा भी क्वेश्चन देखेंगे अभी, तो उस सिचुएशन में जितना लॉस होता है उसका पूरा पूरा क्लेम मिल जाता है। तो 34 स्टॉक से ये कैसे निकाल जाए? हाँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, स्टॉक सैलवेज, ये रहा। ओह अच्छा, ठीक है सर। इतना स्टॉक हमने बचा लिया, 24 लाख का स्टॉक बचा लिया था हमने आउट ऑफ 50 लाख। बताना बेटा, जब हो जाए तो बताना। हो गया सर। जी बच्चों, सबका हो गया? एवरीवन? यस सर। ओके। अब ये जो मैंने बेटा कैलकुलेशन करी, इस कैलकुलेशन को हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली हमने पहले निकाली है परसेंटेज और फिर अप्लाई करी है। आप परसेंटेज मत निकालो, सीधे फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हो, और मॉड्यूल में भी ऐसे किया है। तो इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, इसका सिंपल से हम प्रोपोर्शन बनाएंगे, सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क का मतलब स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर, और इनटू एक्चुअल लॉस। सिंपल इस तरीके से प्रोपोर्शन निकाल दो। ये वाला फ्रैक्शन परसेंटेज का ही काम कर रहे हैं, बस ये परसेंटेज जो यहाँ से निकलेगी डेसिमल में निकलेगी। अब बात तो ये कि अगर मैं 40% बोलूँ या 0.4 बोलूँ, इट इज वन एंड सेम थिंग। तो 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 16 लाख कितना आएगा बताओ? 6.4 लाख। ठीक है, बुक में ऐसे शॉर्टकट किया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस। बताना ये समझ में आया है नहीं? यस सर। जी बेटा, बाकी लोग बताओ। हाँ सर। चलिए, ओके जी, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। मान लीजिए कहता है स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर 30 लाख, सम इंश्योर्ड आपने 30 लाख का करवाया, या मान लो 35 लाख का करवाया। ठीक है, अपना आपका दुकान पे जो स्टॉक पड़ा रहता था वो बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब फ्लक्चुएट होता है 30 लाख से 40 लाख की रेंज में। कभी 30 लाख होता था, कभी 40 होता था। जिस दिन आग लगी उस दिन 30 लाख का स्टॉक था आपकी दुकान पे। और सब इन शॉर्ट आपने जो पॉलिसी ली है वो या तो 30 लाख के लिए या आपने 35 लाख के लिए। स्टॉक जो सेल्वेज्ड है
वो आपने 20 लाख का लिया है, तो कैलकुलेशन वही करनी है आपको कि कितना लॉस आपका बनता है। स्टेप 1, चेक करेंगे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। आपको क्या देख के लग रहा है इसमें, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा या नहीं, नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा आपकी बात, ठीक है, क्योंकि जो स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर है वो था 30 लाख का, और जो सम इंश्योर्ड है, जो कवरेज आपने ली है, वो या तो 30 लाख है या 35 लाख है ना, 30 से 35 लाख की है। सिंस अब के बार सम इंश्योर्ड क्या है, बराबर है या ज्यादा है, ठीक है, बराबर है तो साइन लगा देना इक्वल का, ज्यादा है तो इस तरीके से साइन लगा देना, ठीक है सर। जो चीज बड़ी होती है इस तरफ ये मुंह खुलता है, आपने छोटी क्लास में करा होगा, हमारे स्कूल टीचर ऐसे याद कराते थे कि ये क्या है, क्रोकोडाइल का मुंह है, तो क्रोकोडाइल का मुंह उस तरफ खुलेगा जहां पर बड़ी मछली होगी, अगर यहाँ 10 है और यहाँ 6 है तो ये इस तरफ खुलेगा, ओके, ऐसे याद रखना। चलो छोटी बातें पता होगा। अब कभी कभार मैं छोटे बच्चों वाला ना बिहेव करने लगता हूँ आपके साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था, फर्स्ट वालों को, सेकंड वालों को, थर्ड वालों को, तो कभी कभार वो चीज़ निकल जाती है। ओके, सिंस सम इंश्योर्ड, यहाँ पे हमारा जो सम इंश्योर्ड है वो सफिशिएंट है किससे, स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर से, उसके इक्वल है या उससे ज़्यादा है, हेंस एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, पहले तो ये लिख दिया जी। चलो जी, फिर यहाँ से स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर, डे ऑन फायर पे स्टॉक था कितने का, स्टॉक था जी हमारा 30 लाख का। कितना स्टॉक आपने रिकवर किया, स्टॉक सैल्वेज जो बचा लिया आपने, कितना 20 स्टॉक लाख रिकवर किया, 20 लाख दिया हुआ था शायद, राइट, सर। स्टॉक सैल्वेज 20 लाख का था, तो 20 लाख आपने बचा लिया, ओके जी। फिर एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 10 लाख। 10 लाख। चलो जी, स्टेप 3 निकालेंगे यहाँ से, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम लॉस, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम लॉस, ठीक है सर। तो बेटा यहाँ पे एवरेज क्लॉज तो एप्लीकेबल था नहीं, सिंस एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल तो हमें कोई प्रोपोर्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हेंस जो इंश्योरेंस क्लेम हमें मिलेगा, जो हम डिमांड करेंगे, जो हम फाइल करेंगे विद इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड विद इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, दिस वुड बी इक्वल टू एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है बेटा, 10 लाख का, यस सर। तो 10 लाख पूरा पूरा इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड कर लिया जाएगा, क्योंकि ये अंडर इंश्योरेंस नहीं था, हमने ऑनेस्टली पूरा प्रीमियम पे किया है, हमने पूरी बॉडी का प्रोडक्शन कराया है, तो गाल पे अगर खरोच भी आएगी, ठीक है, अगर मंकी गाल पे पप्पी ले लेगा और वहाँ दाना हो जाएगा तो उसका भी पूरा पूरा प्रीमियम दे दिया जाएगा, तो फुल इंश्योरेंस मिलेगा यहाँ पे। तो जब सफिशिएंट इंश्योरेंस है तो सिचुएशन में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, जो लॉस है वो पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगी। बताओ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। जी बेटा,
अब क्या पेपर में इतना आसान क्वेश्चन आएगा जो मैंने एग्जाम्पल कराया आपको? आपको क्या लगता है ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 7 से 8 मार्क्स में? नो सर। सर। इतना तो नहीं आएगा, ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये तो बस ये बताया कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है, और जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा या आप जो बेसिकली डिमांड करोगे उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये ही नहीं बताया होता कि जिस दिन दुकान में आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था। जो हम ये डेटा लेके चल रहे हैं, जो मेरा एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से कि दुकान में 50 लाख का सामान पड़ा हुआ था, हमें ये ही नहीं पता होता। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि भाई जिस दिन आग लगी उस दिन दुकान में सामान था कितना, तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। पहली बात, स्टेप 1 ही आपका पूरा नहीं होगा, स्टेप 2 भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जितना सामान दुकान में पड़ा था उसमें से स्टॉक सैलरीज माइनस करते हैं तो आपका एक्चुअल लॉस निकल के आता है, तो एक्चुअल लॉस भी नहीं निकलेगा। तो ना तो स्टेप 1 पूरा होगा ना स्टेप 2 पूरा होगा अगर हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर ये वैल्यू क्वेश्चन में अगर नहीं दी हो तो। दोनों एग्जाम्पल में मेरी स्टार्टिंग इससे हुई है, स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर। अगर ये नहीं दिया होगा बेटा, है ना, अगर ये नहीं दिया होगा तो फिर काम नहीं होगा आगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें यही चीज मिसिंग होती है। एक मिनट जरा मेरे, तो क्या सर इनको निकालना पड़ता है? हाँ इसको निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें इसी चीज को फाइंड आउट करना होता है और हमने ये सीखना है कि वो फाइंड आउट कैसे होगा। चलो ये भी रिमूव नहीं हो रहा तो आप तो समझ जाना कि ये चीज हमें नहीं दी होगी, आई मीन स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर नहीं दी होगी, वो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हट जाएगी। ओके, तो अब यहां से हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर। हमें ये ही नहीं दिया होता और यही नहीं होगा तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं होगा सर। अगर ये दिया होगा तो छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, फिर वो तो हो सकता है कि आपका 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आपका छोटा सा पूछ ले, पर ऐसा क्वेश्चन आया नहीं आज तक। मेजर पोर्शन होता है आपका स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर। अब ये कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर है 2015-16। इसका ये मतलब है कि ये 1/4/2015 को शुरू होगा और 31/3/2016 को ये साल हमारा खत्म होगा। इन बिटवीन साल खत्म होने से पहले किसी दिन ऐसा हुआ कि हमारी दुकान में आग लग गई। ठीक है, तो ये बेटा फायर है। ठीक है, ये फायर लगी है हमारी। किस डेट में लगी है इसकी डेट मैं आपको बोल देता हूँ। सपोज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर से 26 सितंबर ले लेते हैं। सितंबर कौन सा मंथ होता है, 8th या 9th होता है? जुलाई 7th, अगस्त 8th, 9th होता है। 26/9/2016 यहाँ पे आग लग गई। इस दिन दुकान में स्टॉक कितना था जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। ठीक है, 26/9/2016 को, 16 नहीं होगा 15 होना चाहिए ना, क्योंकि 31 मार्च को तो ये खत्म हो रहा है ना, 31 मार्च को तो खत्म हो रहा है, 31 मार्च 16 को, तो 26/9/15 को दुकान में आग लगी। इस दिन कितना स्टॉक था वी डू नॉट नो, बट सम इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू अस। वी नो ओपनिंग स्टॉक इन बिगिनिंग ऑफ ईयर व ₹30,000, ये हमें पता है। और ये जो पीरियड है हमारा, इतना पीरियड है, मतलब 1/4/15 से लेकर 26/9/15 तक। मान लो आग जो लगी है ये आपकी क्या नाम है कि शाम को लगी है ना, जो भी है, मतलब अप टू दी डे ऑफ फायर हमें कुछ डेटा दे रखा है। कह रहा है इस पीरियड में परचेजेस हमारी 6 लाख की थी, सेल्स हमारी 9 लाख की थी, सेल्स हमारी 9 लाख की थी। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस से वेजेस हमारे 50,000 थे। और क्वेश्चन में ये बोला हुआ है
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो हमारा 40% है। मतलब नॉर्मली वट एवर वी सेल, हम जो भी सेल करते हैं, जो भी सामान हम बेचते हैं, उस पर हम 40% का प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दे दिया कि जीपी रेशो हमारा 40 क्या नाम है कि मतलब परसेंट है। इसके अलावा अलग से एक चीज बोली हुई है कि जो सब इंश्योर्ड है, जो सब इंश्योर्ड है वो 1 लाख रुपए का है। ठीक है, या चलो मान लीजिए 80,000 रुपए का सब इंश्योर्ड है, इतने की पॉलिसी कराई है आपने। और जो स्टॉक सैलवेज है, स्टॉक सैलवेज जो है, जो बचा लिया आपने, वो से 50,000 का है। ओके, तो पहले इतना लिख लो। ये पूरी आपके सामने दे रखी है मैंने सिचुएशन। भाई साल शुरू हुआ और हमें ये नहीं बता रहा कि जिस दिन आग लगी उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और साल शुरू होने से आग लगने तक का जो पीरियड था, अप टू दैट पीरियड हमें परचेज गिवन है, सेल्स गिवन है, वेजेस गिवन है और जीपी रेशियो पता है। हर साल हम सेल्स पे 40% का प्रॉफिट कमाते हैं। हर साल हमारा पैटर्न फिक्स है, जो भी हम बेचते हैं उस पर 40% का यूनिफॉर्म प्रॉफिट होता है। सब इन शॉर्ट 80,000 है, स्टॉक सैलरी 50,000 है। हमें ये नहीं पता कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर कितना था। इतना लिखो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आराम से लिखना, जब हो जाए तो बताना। आई होप क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है बेटा वो तो आपको समझ में आ रही है कि करंट ईयर 15-16 है, अप्रैल 15 में शुरू हुआ, 31 मार्च 16 को खत्म होगा। साल शुरू होने से पहले ही 26 सितंबर में आग लगी है और उस दिन कितना दुकान में स्टॉक था वी डो नॉट नो। वी नो स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर इज ₹30,000 and purchases up to the period of fire are ₹6 lakh, sales ₹9 lakh. Then we have wages ₹50,000 and gross profit ratio on sale which is 40%. जीपी रेशियो नहीं बता रखा हो किस पर है तो हमेशा सेल्स पे मानते हैं, है ना। जीपी रेशियो कुछ भी ना बोला हो किस पे है तो हमेशा किस पे मानेंगे, सेल्स पे मानते हैं। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई। क्वेश्चन लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। एवरीवन हो गया सर। ये बेटा बाकी लोग बताओ। यस सर, हो गया। यस। चलिए, तो मुझे बताओ, गैस करो इसमें क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं। कुछ चीज आपके अगर समझ में अगर बात अगर आ रही हो तो इस डेटा से हाउ कैन वी कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। सर जो इस साल की ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले वाले साल की तो क्लोजिंग होगी ना। ठीक है, लेकिन हमें इस साल का चाहिए क्लोजिंग ऑन डे ऑफ फायर। हमें तो सर 31। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। 11th क्लास में अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद करो, उसमें डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आती है, परचेज आती है, वेजेस आता है, जीपी आता है, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है और सेल्स आती है। इन सब में से कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग हो और बाकी सब पता हो तो हम इसमें निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट।
जिसको हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे, क्योंकि ये रफ स्टेटमेंट बनता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पर हम, ये एक तरीके का रफ स्टेटमेंट होता है। तो कैसे बनेगा देखो, नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे बनाएंगे देखना। हेडिंग लिखी मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। पीरियड क्या होगा इसका, फ्रॉम 1/4/15 से लेकर कब आप लगी है 26/9/15 तक। ये पूरे साल का नहीं बन रहा, ये उतने ही पीरियड का बनेगा। कौन सा पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डे ऑफ फायर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना था, एक मिनट फिक्स करना पड़ेगा, मूव हो रहा है। जी बेटा, ओपनिंग स्टॉक कितना था एनीवन, ये था 30,000। डाल देते हैं जी। परचेजेस, अगर आपने पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया तो बताओ कितनी है। आई गेस 6 लाख। ओपनिंग स्टॉक और दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ये रहा, ये जो लाइन बनाई थी मैंने, हियर इट इज 1/4/15 की ठीक जस्ट है नहीं ठीक थी। ठीक है, परचेजेस 6 लाख है। वेजेस कितनी है बेटा एनीवन, आई गेस 50,000। 50,000। राइट। सेल कितनी है, 9 लाख। 9 लाख की सेल है। क्लोजिंग स्टॉक मुझे नहीं पता, ये वो क्लोजिंग स्टॉक होगा जो डे ऑन फायर वाला होगा, जो इस दिन निकलेगा, क्योंकि ये खत्म हो रहा है हमारा इस डेट पे। ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मली हम बैलेंस शीट फिगर से निकालते थे, लेकिन इस सिचुएशन में हम ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली निकालेंगे। कैसे, देखो ध्यान से। सेल्स के ऊपर। तो सेल्स के ऊपर, राइट, सेल्स के ऊपर 9 लाख की सेल है और जीपी रेशियो बोला हुआ 40%। तो 9 लाख का 40% निकालो। ठीक है, जीपी रेशियो क्वेश्चन में गिवन था कि वट एवर वी सेल वी अर्न प्रॉफिट ऑफ 40%, 3,60,000। अब यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक जो निकलेगा वो निकलेगा बैलेंस शीट फिगर से। तो 6 और 3 9, 9,60,000, 9,60,000 में 80 और जोड़ दो तो आई थिंक ये 10,40,000 आ रहा है। तेरा चेक करके बताना 1040 है या नहीं, और फिर ये बैलेंस शीट फिगर से निकाल लो। बताइए, ये 1040 आ रही डेबिट साइड। यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1,40,000। तो इतना स्टॉक बेसिकली दुकान में था ऑन डे ऑफ फायर, ये निकाल लिया हमने। ठीक है, हेंस क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर ये हो गया 1,40,000। और फिर वो स्टेप लग जाएंगे पहले की तरह ही। पहले स्टेप में क्या देखते थे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। तो स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर जो है वो आया ₹1,40,000। क्वेश्चन देख के बताओ अपनी कॉपी से, सब इन शॉर्ट कितना था 80,000। 80,000। अंडर इंश्योरेंस है या नहीं है, है सर। डेफिनेटली है। सिंस ए और आई शुड से बी इज लेस देन ए, बी लेस देन ए है, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर अंडर इंश्योरेंस है। क्लोजिंग स्टॉक 1,40 का था, इंश्योरेंस आपने 80,000 का लिया है, सफिशिएंट नहीं लिया।
उसके बाद स्टेप सेकंड में ये देखते थे एक्चुअल लॉस कितना हुआ। तो स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर ₹1,40,000। स्टॉक सैलवेज कितना है बेटा? 50,000। 50,000। 50,000 बचा लिया हमने। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 90,000। 90,000। 90,000 का लॉस हुआ। चलो स्टेप 3। अब यहां से इंश्योरेंस क्लेम निकालेंगे। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कितना बनता है? लॉस ड्यू टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा लिखना है, पूरा लिख दो। इसका हमने फ्रैक्शन बनाया था। इस सब इन शॉर्ट कितना है? अगेंस्ट वैल्यू ऑफ रिस्क, आई मीन क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर, multiplied by actual loss. Your sum insured was rupees 80,000 against the value at risk of rupees 1,40,000. This proportion will be applied to actual loss of rupees 90,000. यहाँ से एक अमाउंट आएगा, उसको राउंड ऑफ करके बताइए कितना बनता है। दोबारा 51428 51428। ठीक है। सर 0.5 आ रहा है तो 29 होगा। ठीक है, 9 कर लो, राउंड ऑफ कर दिया। 51,429 इज इट? यस सर। राइट। तो 90,000 के लॉस के अगेंस्ट 51,429 ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि स्टॉक नहीं दिया था। कैसे निकाला? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जीपी रेशियो दिया था, लगा दिया, वहां से आ गया। कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें, बताओ। बस ये तो एक्स्ट्रा किया हमने इसमें, ये तो एक्स्ट्रा बनाया है। बताइए क्या कोई समस्या है? ये तो बन जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो पता ही है हमें। यहाँ से निकाल लिया ये 1,40,000। बोलो हाँ या ना, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। बिल्कुल, ये तो बन जाएगा। लेकिन अगर ये जीपी रेशियो नहीं दिया होगा तो ओ माय गॉड, एक और समस्या। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ध्यान से देखना। पहला लेवल था कि क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सीधे स्टेप 1 2 3 लगा दिया। अगला लेवल है क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं दिया, तो हमने कहा जीपी रेशियो दिया है और बाकी डिटेल गिवन है, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वहां से निकाल लिया। अगला लेवल है कि आपको जीपी रेशियो गिवन नहीं होगा। जब जीपी रेशियो ही नहीं गिवन होगा मेरे बच्चों, तो हम क्लोजिंग स्टॉक, तो हम सेल्स पे अप्लाई कैसे करेंगे? तो अब अगले सिचुएशन में हमें जीपी रेशियो भी निकालना पड़ेगा। जीपी रेशियो कैसे निकालेंगे आप? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक एग्जांपल और रखते हैं, इसके बाद क्लास वाइंड अप करेंगे। व्हाट इफ जीपी रेशियो ऑफ करंट ईयर इज नॉट गिवन? अगर करंट ईयर का जीपी रेशियो ही नहीं गिवन है तो क्या करेंगे? कैसे मालूम चलेगा करंट ईयर में कितना प्रॉफिट होगा? हमें करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं पता, उसकी अमाउंट ही नहीं पता, हमें जीपी रेशियो ही नहीं पता। अब जीपी रेशियो कैसे निकालोगे? व्हाट इफ जीपी रेशियो ऑफ करंट ईयर इज नॉट गिवन? तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि पिछले साल हमारा जीपी रेशियो क्या था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें करंट ईयर में जीपी रेशियो नहीं दिया, हम पिछले साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो देखेंगे क्या मतलब? हमें क्वेश्चन में पिछले साल का डेटा भी दिया होगा, आई मीन पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल की पूरे साल की परचेज, पिछले साल की पूरे साल की वेजेस, पिछले साल की पूरे साल की सेल्स, और पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कहाँ से आएगा? जो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक था, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, है ना। जैसे कि सूरज कह रहा था कि जो 30,000 ओपनिंग स्टॉक हमारा
करंट ईयर का, वो क्या हो जाएगा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, डेफिनेटली सर। तो हमें लास्ट ईयर का सारा डेटा दिया होगा, तो हम लास्ट ईयर का प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जैसे 11th क्लास में बनाते थे। वहां से बैलेंसिंग फिगर जीपी निकलेगी, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकल जाएगा, हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम पिछले साल का जीपी रेशो निकालेंगे। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, जीपी रेशो का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब मान लो पिछले साल 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आया, मान लो पिछले साल 10 लाख रुपए की सेल थी, तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना आएगा, 20%। 20%। तो पिछले साल 20% जीपी हुआ था, पिछले साल 20% अगर जीपी हुआ है तो हम ये मान लेंगे करंट ईयर का भी जीपी रेशियो 20% ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई डेटा तो दिया नहीं होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट की पिछले साल थी, वही परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट की इस साल हुई है। इसके पीछे हमारी अंडरलाइंग एजम्पशन ये होती है, हम ये मान के चलते हैं पिछले साल जो परचेज के रेट थे, इस साल परचेज के रेट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पिछले साल जो सेल्स के रेट थे, इस साल भी सेल्स के रेट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आई मीन पिछले साल अगर हम आइटम सप्लायर से 50 रुपए में खरीदते थे, इस साल भी 50 में ही खरीद रहे हैं। पिछले साल हम आइटम को 60 रुपए में बेचते थे, इस साल भी हम 60 में ही बेच रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब हमें करंट ईयर का जीपी रेशियो नहीं दिया होगा, तो हमें क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे पिछले साल का डेटा दिया होगा। पिछले साल के डेटा से हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम जीपी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, फिर वही जीपी रेशियो करंट ईयर में अप्लाई कर लेंगे बाय एज्यूमिंग दैट जीपी रेशियो फॉर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर इज सेम। पिछले साल के जीपी रेशियो में करंट ईयर के जीपी रेशियो में कोई सेम नहीं है, पर कोई चेंज नहीं है, परसेंटेज दोनों ईयर के लिए सेम है। तो ऐसा करके हम क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन इसके बाद और अगला लेवल आएगा क्वेश्चन का, व्हाट इफ पिछले साल का जीपी रेशियो करंट ईयर के जीपी रेशियो के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल देगा पिछले साल हम 50 रुपए में आइटम खरीदते थे, इस साल परचेज प्राइस 10% बढ़ गया है, मतलब 55 में खरीद रहे हैं। अच्छा जी, पिछले साल हम आइटम 60 रुपए में बेचते थे, इस साल सेलिंग प्राइस 10% बढ़ गया है, मतलब 66 में बेच रहे हैं। अगर करंट ईयर के परचेज प्राइस में, करंट ईयर के सेल्स प्राइस में कोई चेंजेस हो जाते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो जो हम पिछले साल का जीपी रेशियो निकालते हैं, हमें उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। तो फिर वो नेक्स्ट लेवल होगा इस क्वेश्चन का, और वो जो नेक्स्ट लेवल आएगा फिर उसको भी हमें डील करना पड़ेगा। अभी हम सेकंड लेवल पे आ रहे हैं। सेकंड क्या मतलब कि पहला लेवल था कि मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, निकाल लिया। दूसरा लेवल है कि जीपी रेशियो नहीं दिया, तो हम वो निकाल लेते हैं। और तीसरा लेवल होगा नेक्स्ट क्लास में, जब जीपी रेशियो भी निकलेगा बट उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं अभी। व्हाट इफ जीपी रेशियो ऑफ करंट इज नॉट गिवन? इन दिस केस प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। चैप्टर बेटा बहुत मजेदार है और इसमें कंसेप्ट इतने अच्छे हैं कि अगर आपके समझ में आ जाए तो आपको लगता है भाई डेफिनेटली कुछ ढंग का कोर्स कर रहे हैं। और अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि क्यों कर रहे हैं ऐसे, तो आपका जो सेंस है, कह सकते हैं कि मतलब वो सेंस भी आपका इसमें डेवलप होता है, आपके इसकी जो नॉलेज है वो उसमें प्रॉपर तरीके से डेवलप होती है। तो इन दिस केस प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कौन से साल के लिए सर? फॉर प्रीवियस ईयर के लिए। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकालो एंड कन्वर्ट इट इनटू जीपी रेशियो। देन जीपी रेशियो जो प्रीवियस ईयर का आएगा will be assumed to be same for current year as well। हम ये मान लेंगे जो पिछले साल का जीपी रेशियो है वही करंट ईयर का जीपी रेशियो है।
हमने ये माना कि भाई पिछले साल से करंट ईयर में बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं आया, जो बिजनेस एनवायरनमेंट पिछले साल था वही एनवायरनमेंट इस साल है। पिछले साल जिस रेट पे खरीदते थे वही रेट इसी साल पे खरीद रहे हैं, पिछले साल जिस रेट पर बेचते थे इसी साल उसी रेट पे बेच रहे हैं। तो पूरा एनवायरनमेंट सेम है, कुछ चेंज नहीं आया। अमाउंट कम ज्यादा हो सकती है, लेवल ऑफ परचेजेस लेवल ऑफ सेल कम ज्यादा हो सकता है, बट जो रेट है परचेज का, जो रेट है सेल का, वो सेम है। अगर ऐसा होगा तो हमारा जीपी रेशियो भी सेम रहेगा, हम ऐसा मान के चल लेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एग्जांपल बनाते हैं फिर से। करंट ईयर है 2015-16, मतलब वही है कि 1/4/15 को शुरू हुआ होगा और 31/3/16 को स्टार्ट हुआ होगा। ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 50,000 का है। ऑन अनफॉर्चुनेट डे, ये अनफॉर्चुनेट डे है, आग वाला समझ जाना, ठीक है। थोड़ा सा रेड कर देते हैं इसको और थोड़ा सा येलो कर देते हैं, समझ जाना ये फायर है। और यहाँ फायर लगी है, डेट दे रखी है कोई भी, सपोज 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे था, 2 अक्टूबर 2015 को आग लग गई। हमें ये नहीं पता कि इस डेट पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, दैट वी डू नॉट नो, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो आपका बिजनेस चला, यहाँ तक तो आपका बिजनेस चल रहा था बिल्कुल स्मूथली, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए कहता है आपको, इतने पीरियड के लिए कहता है आपको कि परचेजेस 7 लाख की है, सेल्स 10 लाख की है, वेजेस 2 लाख की है, ठीक है। और जीपी रेशो में नहीं दिया। फिर बोलेगा फॉर प्रीवियस ईयर, अगर ये 15-16 है तो 2014-15 का डेटा दिया होगा। फॉर प्रीवियस ईयर 2014-15, ओपनिंग स्टॉक 60,000, देन परचेजेस पूरे साल की से 16,40,000, पूरे साल की वेजेस मान लीजिए 3 लाख, पूरे साल की सेल मान लीजिए 25 लाख, ठीक है। पूरे साल की जो सेल है मान लीजिए वो 25 लाख की है, ये हमें दे दी। पहले पूरा क्वेश्चन लिख लें, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से स्टार्ट है। इसके अलावा और भी डेटा दिया होगा, लाइक सम इंश्योर्ड कितना है वो सब बताया होगा आपको। इसी में बताता है आपको कि जो सम इंश्योर्ड है, मान लो कि वो 2 लाख का है। स्टॉक सैल्वेज मान लो कि 1 लाख का है। इंश्योरेंस पॉलिसी 2 लाख की करवा रखी है, स्टॉक सैल्वेज 1 लाख का है। हर साल कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होता, ठीक है। वो रेलेवेंट नहीं होता, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। प्रॉफिट लॉस वाला सेक्शन हमें दिखाना ही नहीं है, हमें बस ये दिखाना है कि लॉस की अमाउंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहले पूरा क्वेश्चन लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक ये वाला, ये 50,000 है, और सॉरी ये 60,000 होगा, मैंने 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया इसमें। ये 60,000 है बेटा, इसको टिक कर लो। ये 60 लाख कर दिया मैंने, ये 60। क्लोजिंग स्टॉक और जीपी रेशियो दोनों ही नहीं दिया गया। हाँ, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया और जीपी रेशियो भी नहीं दिया, करंट ईयर का। तो मैं करंट ईयर का पहले जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बनाएंगे।
पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी रेशो निकालेंगे, फिर वो जीपी रेशो करंट ईयर में यूज होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कैसा होगा, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। दो 2014-15 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 60,000 है। बताना बेटा जब हो जाए। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। सर चलिए, तो अब इसमें क्या करेंगे हम। अब इसमें मैं 2 साल दे रखे हैं, एक 15-16 जिसमें आग लगी है, और एक पिछला साल है 14-15। 15-16 में क्योंकि मैं जीपी रेशो नहीं दिया, तो जब भी आपको करंट ईयर का जीपी रेशो नहीं दिया होगा, आपको लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक जी बेटा, तो पहले हम क्या करेंगे, पिछले साल का बनाएंगे, पिछले साल का। तो देखो मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। अगेन ये रफली बनते हैं, ये एक्चुअल लेजर के अंदर नहीं बन रहे आपके, इसलिए लगाते हैं क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। पहले पूरे साल का बनेगा, पिछले साल का। फॉर द ईयर एंडेड ऑन, पिछला साल खत्म हुआ था आपका 31/3/15 पे। यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर के लिए बना रहे हैं। तो इसमें पिछले साल का सारा डेटा डाल दो, और वहां से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा अमाउंट में, जिसको बाद में हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है सर, ये बन रहा है पिछले साल का। तो पिछले साल का बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 60,000, ये ऊपर दिख रहा है आपको। तो ये यहाँ पे 60,000 आ गया। देन वी हैव परचेजेस ऑफ रुपीज 16,40,000। Then we have wages of rupees 3 lakh. Then sales दे रखी है आपको 25 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, क्या पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक पता है हमें? Anyone? नहीं सर, ओपनिंग वाला ही तो क्लोजिंग हो जाएगा ना। हाँ, तो जो करंट ईयर का ओपनिंग होगा, ये वाला, ये जो करंट ईयर का ओपनिंग है, यही क्या होगा, पिछले साल का क्लोजिंग। एम आई राइट? करंट ईयर का Yes, जो sir. ओपनिंग है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, राइट? तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ ले लिया 50,000। ठीक है, करंट ईयर का ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग। करंट ईयर का ओपनिंग जो 1/4/15 को था, वो जस्ट एक दिन पहले 31/3/15 को भी होगा, राइट? चलिए, अब यहाँ से बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लो, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। तो ये है 25,50,000, 25,50,000, और 25,50,000 में से बेटा ये लेस करो, हाँ कितना आ रहा है, 5,50,000। बाकी लोग भी चेक कर लेना, इज इट करेक्ट और नॉट? 5,50,000। हाँ सर, 5,00,000। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऑफ प्रीवियस ईयर 2014-15, अब इसका रेशो निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100। तो पिछले साल 5,50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया अगेंस्ट सेल ऑफ 25 लाख। ठीक है, ये दो अमाउंट ले ली, एक ही जीपी उठाया हमने और एक सेल उठाई, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। बताइए कितना आता है जी? 22% आ रहा है एवरीवन। 22% का जीपी रेशो आ गया हमारा। डेसिमल में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में भी निकालेंगे,
तो पॉइंट के बाद अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिखते हैं इसको। तो यहाँ तो फिलहाल हमारा आ गया है, ये 22% आ गया है। ओके, अब क्या करेंगे सर, जीपी रेशियो मालूम चल गया। अब ये इससे पहले वाली जो सिचुएशन थी जिसमें जीपी रेशियो गिवन होता था, अब उसके जैसे ही बन गया। अब हम करंट ईयर का बनाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखनी है आपको। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, अब करंट ईयर का बनेगा फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब 1/4/15 से लेकर कब तक, जिस दिन आग लगी। पिछले साल का तो पूरे साल का बनता है क्योंकि वो पूरे साल का डेटा दिया होता है। करंट ईयर का क्योंकि पूरे साल का डेटा नहीं दिए, नहीं पता है हमें, वी नो ओनली फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ फायर, तो वहीं तक बनेगा। डेट ऑफ फायर थी आपकी 2 अक्टूबर 15, तो 2/10/15 तक लेके चलते हैं इसको। फिर से यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब बेटा करंट ईयर का बना रहे हैं। करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कितना है, एनीवन? 60,000, 50,000 सर। 50,000। 50,000 ना, 50,000 ये करंट ईयर का है। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो हो जाएगा इस साल का ओपनिंग, 50,000। ओके, करंट ईयर की परचेज कितनी बेटा, बता दी परचेजेस ऑफ करंट ईयर। 7 लाख। परचेजेस ऑफ करंट ईयर आर 7 लाख, ठीक है, और वेजेस 2 लाख हैं, सेल्स 10 लाख हैं। ये देख लेते हैं फटाफट। 7 लाख की परचेज, 2 लाख की वेजेस, 10 लाख की सेल। चलो परचेज 7 लाख है, ये पूरे साल के लिए 1/4/15 से 2/10/15 तक की है फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। वेजेस आपकी 2 लाख की है, सेल्स 10 लाख की है। 10 लाख है 9 लाख थी, 9 लाख है या 9 या 10 है बेटा, बोल 10 लाख है सर। 10 लाख है, सेल्स 10 लाख की है। चलो जी, क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, ये बैलेंस की फिगर से निकलेगा। जीपी पता होना चाहिए फिर हमें करंट ईयर का। बताओ जीपी कैसे निकालूं? जीपी सर जो रेशियो रेशियो उसको सेल से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। बिल्कुल, जो 10 लाख की सेल है उस पर जीपी रेशियो लगा दो। जीपी रेशियो 22% था पिछले साल का। सर पिछले साल वाला इस साल क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा क्वेश्चन में और कुछ बोला ही नहीं है कि करंट ईयर में परचेज प्राइस सेल प्राइस चेंजेस हैं, कुछ नहीं बोला हुआ। तो वी अज्यूम सेम कंडीशंस रिमेन इन दी प्रेजेंट ईयर एज वेल। जो सिचुएशन पिछले साल थी वो सिचुएशन इस साल भी है। 10 लाख का 22% निकालो तो 2,20,000 आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। ऐसे करो टोटल, 7 और 2 9, 9 और 2 11, ये हो गया 11,70,000। 11,70,000 में से माइनस करो 10 लाख, कितना आता है? 170, इज इट? सर। चलो, इसके बाद अब वही फॉलो हो जाएगा हमारा स्टेप जो हमारे लगते थे। पहले स्टेप में क्या देखते थे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर, it is calculated from above as 1,70,000. Now tell me what is sum insured, कितने का कवर लिया था? 2 लाख। 2 लाख का लिया है, क्वेश्चन में गिवन है। बताओ एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है ना, क्योंकि 1,70,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है और वी हैव इंश्योर्ड सफिशिएंट अमाउंट। 2 लाख का लिया हुआ है सर। सर हमने तो बॉडी के अलावा बॉडी के ऊपर सर पे जो हेड पहना है उसका भी इंश्योरेंस करवा लिया आपको, है ना। हेड के ऊपर जो बर्ड बैठी है उसका भी इंश्योरेंस करा लिया, सफिशिएंट है ये तो यहाँ सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एवरेज क्लॉज नॉट एप्लीकेबल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट इंश्योरेंस हमने करवा रखा है। चलो जी, स्टेप नंबर सेकंड। अब यहाँ से लॉस देखेंगे, कितने का लॉस हुआ। क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर 170। स्टॉक सैलवेज कितना है बेटा? 1 लाख। 1 लाख। चलो जी, कितना एक्चुअल लॉस हुआ? 70,000।
70,000 170 के अगेंस्ट 1 लाख तो बचा ही लिया, 70 का लॉस हुआ था। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा, 70 मिलेगा या उससे कम, व्हाट डू यू थिंक? 70,000। 70 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब की बार एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए ये पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा हमें। इसको फिक्स करते हैं थोड़ा सा। चलो जी स्टेप 3 में लिखेंगे, सिंस एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, ध्यान रखना एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो प्रोपोर्शन बनाने की जरूरत नहीं है। कहीं आप उसमें भी फॉर्मूला लगा दो, सम इंश्योर्ड बाय क्या नाम है वैल्यू एट रिस्क इनटू एक्चुअल लॉस, मालूम चला जितना लॉस हुआ है उससे ज्यादा का क्लेम निकल गया। सिंस एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल हेंस इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ड फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, this would be equal to actual loss of stock कितना 70,000, 70,000 ही मिल जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो और एक बार बताएंगे? हाँ फिर से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, पिछले साल से जीपी रेशो निकाला यहां से, बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि हाँ सर। जीपी रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हमने पहले पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकला और वहां से जीपी रेशो ले लिया। यही जीपी रेशो हमने करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में सेल पे अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास 7 लाख का सॉरी 1,70,000 का क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। इसमें कोई दिक्कत थी? नो सर। राइट। इसके बाद वही नॉर्मल स्टेप 1 2 3 लगेंगी। स्टेप 1 में ये देखते थे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 170 का है, डे ऑफ फायर, इंश्योरेंस हमने 2 लाख का करवा रखा है, सफिशिएंट है, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, ये मैं मालूम चल गया। सेकंड स्टेप में देखेंगे एक्चुअल लॉस कितना हुआ। 170 का स्टॉक दुकान में पड़ा हुआ था ऑन डे ऑफ फायर, स्टॉक सैलवेज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इतना स्टॉक बचा लिया है, 170 में से 1 लाख का स्टॉक हमने बचा लिया, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 70 का हुआ, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। राइट। 70 का लॉस हुआ, इंश्योरेंस क्लेम भी 70 का ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होता है तो लॉस का पूरा पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। 70 का लॉस हुआ, 70 मिल जाएगा। इसमें प्रोपोर्शन बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोपोर्शन तभी बनाते हैं जब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, और एवरेज क्लॉज तभी एप्लीकेबल होता है जब अंडर इंश्योरेंस होगा। बताओ बात क्लियर है या नहीं? हाँ सर क्लियर। क्लियर है। ठीक है बेटा, बाकी लोग? हाँ सर क्लियर है। तो अभी ये धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। अभी हमने पिछले साल का जीपी रेशो निकाला और पिछले साल के जीपी रेशो को करंट ईयर में अप्लाई कर लिया। अब आगे लेवल ऐसा आएगा कि पिछले साल का जीपी रेशो निकालने के लिए कुछ अड़चन, कुछ चैलेंजेस हमारे सामने होंगे। पहले पिछले साल के जीपी रेशो को निकालने के लिए कुछ पिछले साल में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो हमें सीखना पड़ेगा। फिर अगला लेवल ऐसा आएगा कि पिछले साल का जो जीपी रेशो निकला उसको हम रेडीमेड करंट ईयर में यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन बोल देगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, पिछले साल किसी और रेट पर परचेज सेल होती थी, इस साल किसी और रेट पे परचेज सेल हो रही है। अगर ऐसा होगा तो पिछले साल के जीपी रेशो को हमने एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये और अभी 2-3 लेवल हैं, 2-3 लेवल और हैं जिसको कराने में अगली एक क्लास पूरी जाएगी। दैट इज ऑन संडे। आज क्या फ्राइडे है ना, कल तो हम कॉस्टिंग करेंगे सुबह, और परसों फिर संडे को क्लास रखेंगे। इस बार मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में ही होगी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ठीक रहता है, और सुबह सुबह लेके आप भी फ्री, फिर मैं भी फ्री। तो अभी संडे वाली क्लास लगेगी, उसमें ये चैलेंजेस और हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसके मॉड्यूल वाले क्वेश्चन और पास एग्जाम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, हैव ए गुड डे।